हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने सुना कृपा की विदाई हो जाती है और सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही कपिल डॉक्टर साहब को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है, जहां आलोक पहले से ही था। वो कशिश वाली सारी वीडियो उसे दिखाता है और डॉक्टर साहब के मन से सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। उनके दोनों दोस्त उन्हें समझाते हैं कि उन्हें प्यार हो गया है और हमारे डॉक्टर साहब को भी ये समझ में आ जाता है कि उन्हें प्यार हो ही गया है। दोनों उन्हें उस्काते हैं, जल्दी से बीना को आई लव यू बोल। अब आगे पता नहीं यार, मैं उसे कैसे आई लव यू बोलूँगा, वो क्या जवाब देगी, हाँ या ना। डॉक्टर साहब ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। फिर उसने सोचा और अपने दोस्तों से बोला, कल पहले तो कशिश का दिमाग ठिकाने लगाना है। फिर उसने कपिल से कहा, प्लीज़ भाई, अगर मैं कशिश के साथ थोड़ा सख्त हो जाऊँ तो डोंट माइंड यार, प्लीज़। तभी आलोक ने कहा, तू कशिश के लिए जो भी डिसीजन लेगा मैं उसमें तेरे साथ हूँ, और वैसे भी उस जैसी लड़की से अब मैं कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। धीरू जब घर से गया था तो बहुत ही टेंस गया था, पर जब वो लौट कर आया तो उसे बहुत ही हल्का फील हो रहा था। आफ्टर ऑल पिछले दिनों की सारी धुंध छट गई थी और उस पार से आती हुई चमकीली सूरज की किरण में बीना का चेहरा उसे और भी चमकता हुआ दिख रहा था। उसने कपिल के फ़ोन से सारी पिक और वीडियो अपने फ़ोन में ले ली थी और फैसला कर लिया था कि वो ये सब वीडियो और पिक अपने घर वालों को बीना के सामने ही दिखाएगा। वो चाहता था कि उनके फैसले में उनका परिवार उनके साथ हो, और आज उसके मन में जो उथल पुथल मची हुई थी वो भी खत्म हो गई। वो जान गया था कि उसे प्यार हो गया है सोनम से। अब उसके पास उस हर सवाल का जवाब था जो कुछ दिन पहले उसे परेशान कर रहे थे। वो जान गया था कि क्यों उसे बीना के आंसू इतनी तकलीफ देते हैं, क्यों वो उसे रोता हुआ देखकर बेचैन हो जाता था, क्यों उसे बीना की हंसी में सारी जमाने की खुशियाँ मिल जाती थी। वो जान गया था, और बीना डॉक्टर साहब के दिल के हाल से अनजान शाम की चाय बनाने में व्यस्त थी। अरे धीरू, बड़ी देर कर दी कपिल के घर पर, दादी ने धीरू के हॉल में आते ही पूछ लिया। हाँ दादी, कुछ जरूरी काम था। वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो लोग तो अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं और सोनम किचन में है, चाय बना रही है। धीरू के मुंह से एक आह निकल गई। इस वक्त उसे चाय की कितनी जरूरत थी ये वही जानता था, और वो भी तब जब चाय बीना बना रही हो। वो झट से किचन में गया। अपनी फीलिंग्स जानने के बाद वो बीना को देखने के लिए बेचैन हो रहा था, और फिर वो उसके सामने आ ही गई। बीना ने पूछा, कुछ चाहिए था क्या? वो हाँ, अब चाय, धीरू ने हकलाते हुए कहा। धीरू के ऐसे आवाज़ सुनकर बीना को हंसी आ गई। अभी तो चढ़ाई है, थोड़ा सब्र तो करिए, बन रही है। सब्र ही तो नहीं हो रहा है अब। धीरू जी धीरे से बड़बड़ाए और किचन से बाहर आ गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, बीना के सामने वो भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है। कपिल और आलोक सही कह रहे थे कि मैं कैसे कहूँगा बीना से अपने दिल की बात। मैं तो पहले ही इतना घबरा रहा हूँ, कहीं सच में मुझे मेरे ही स्टेथोस्कोप की जरूरत न पड़ जाए। चाय पीने के बाद धीरू ने माँ पापा को वो वीडियो क्लिप दिखाई। वीडियो क्लिप देखकर नंद किशोर जी और राधिका जी दोनों ही के चेहरे गुस्से में भरे हुए थे। गुस्सा उन दोनों को कशिश पर था कि वे दोनों कशिश को अच्छी लड़की समझते थे, लेकिन उसकी हरकतों ने उन दोनों के वहम को तोड़ दिया। दुख उन्हें बेचारी बीना का हो रहा था। वो तो नेचर से इतनी स्वीट है, किसी अनजान आदमी का भी दिल जीत ले, सबका ध्यान रखती है, सबसे प्यार से बात करती है। फिर भी कशिश को बीना से क्या प्रॉब्लम है कि वो इतनी ऊंची हरकत पर उतर आई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब उसकी इस हरकत के बारे में सबको पता चलेगा तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी सबके बीच। धीरू ने माँ से कहा, माँ अभी बीना को कुछ मत कहिएगा, वो पहले से ही बहुत परेशान है। तभी नंद किशोर जी ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि इन सब बातों की चर्चा बीना के सामने कभी न करी जाए। बच्ची का दिल भी दुखेगा और उसे हम सबके सामने एम्बैरेस भी फील होगा। इसलिए जो होना था सो हो गया, अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। हम सबके लिए हमारी बीना आज भी वैसी है जैसे कि इन बातों के होने से पहले थी। पापा ने माँ की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, और माँ ने भी मुस्कुराकर उनकी बातों का समर्थन किया। दादी ने मुँह सिकड़ते हुए कहा, मुझे तो ये कशिश कभी अच्छी ही नहीं लगी, न जाने हमेशा किस बात की घमंड में डूबी रहती है। बिना मतलब के तो वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती है, तो बिना की वजह से उसका कौन सा मतलब पूरा नहीं हो पा रहा था। दादी ने अपने मन की बात राधिका से कही। राधिका जी ने सोचते हुए कहा कि कशिश को कृपा और बीना की दोस्ती से तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, तो क्या उसे धीरू और बीना की दोस्ती से एतराज है? और अचानक ही दादी जी और राधिका दोनों ही एक दूसरे को चेहरे को देखकर मुस्कुरा दी।
इसका मतलब धीरू बीना को पसंद करता है, नहीं तो बीना की इतनी परवाह क्यों करता वो। राधिका जी ने धीरे से दादी के कान में कहा और एक लड्डू उनके मुंह में रख दिया और उन्होंने कहा, माँ, अगर हमारा अंदाजा सही निकला तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़का खुद ही हाँ बोलेगा। तो दादी ने खुश होते हुए बोला कि मैं तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस दिन का, जिस दिन ये गुस्सैल धीरू अपने दिल की बात तुझे बताएगा और तू खुश होकर उस दिन पूरी की पूरी लड्डुओं की प्लेट ही मुझे पकड़ा देगी। और दादी के इतना कहते ही दोनों सास वो ठहाके लगाकर हंस पड़ी। अभी ये बात धीरू के पापा को बता के आती हूँ, वो सुनेंगे तो उनके मन की मुराद ही पूरी हो जाएगी। उधर अपने कमरे में हमारे धीरू साहब चक्कर के चक्कर काट रहे थे। साला कोई बहाना भी नहीं सूझ रहा, बाहर जाऊं तो बिना दिखे मुझे। थोड़ी देर में धीरू को पापा ने ये कहकर बुला लिया कि जरा बाजार तक साथ चलो, सामान लाना है। और धीरू उनके साथ बाजार चला गया। देर शाम दोनों लोग साथ में लौटे तो देखा कि बीना माँ के साथ खाने की तैयारी करवा रही थी। बीना को देखते ही डॉक्टर साहब एकदम एनर्जेटिक फील करने लगे। माँ ने सबको आवाज दी, डिनर इज रेडी, और सब लोग खाना खाने के लिए आ गए। सोनम और राधिका जी ने खाना सर्व किया और फिर खुद ही साथ में बैठकर खाने लगी। खाने के बाद बीना ने जबरदस्ती माँ को कमरे में भेज दिया, ये कहकर कि खाना आपने बनाया था और बर्तन मैं धोऊंगी। धीरू ने अपनी रूम की खिड़की से ये सब सुन लिया था और तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आई। जैसे ही बीना बर्तन साफ करके जाने ही वाली थी कि वो किचन में घुसा और उसे इस टाइम किचन में आता हुआ देख बीना ने पूछा, कुछ चाहिए थी क्या आपको? हाँ, एक्चुअली वो चाय पीने का मन कर रहा था, पर आप जाइए, मैं बना लूँगा। और उसने अपना चेहरा उदास बना लिया। तभी बीना बोली, अब छोड़िए, हम बना देते हैं। और वो चाय बनाने लगी। बीना चाय का कप लेकर धीरू के कमरे के पास पहुंची। उसने झाँक कर कमरे में देखा तो कोई नहीं था। उसने दरवाजे को खटखटाया। आ जाइए, अंदर से आवाज़ आई। अंदर आकर बीना ने चाय का कप टेबल पर रख दिया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, डॉक्टर साहब ने कहा, बीना, क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है? एक्चुअली आपको कुछ दिखाना है। बीना ने हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे के एक तरफ खड़ी हो गई। धीरज ने उसे वो सभी वीडियो और पिक दिखाई। वो सब देखते हुए बीना की आंखें नम हो गई और उसने मुंह घुमा लिया। तभी धीरज को बीना की शिश्कियाँ सुनाई दी। देखिए, मेरा मोटो आपको हर्ट करने का नहीं था, प्लीज आप रोइए मत। बीना ने अपने आंसू पोंछ लिए, पर फिर भी उसकी आंखों की नमी अभी तक गई नहीं थी। डॉक्टर साहब ने बहुत हिम्मत जुटाकर बीना को दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और कहा कि मैं आपको सिर्फ सच दिखाना चाह रहा था। मुझे पता है कि सच क्या है और ये आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपके साथ ये जानना जरूरी था कि आपके साथ ऐसा किसने किया। बीना अभी भी नीची निगाह करके सुबक रही थी और ये डॉक्टर साहब से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बीना प्लीज आप रोइए मत, आपके आंसू मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैंने फिर आपकी आंखों में आंसू ला दिए। आई एम सॉरी, धीरू ने कहा और आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसे गले से लगा लिया। बीना उससे अलग होना चाह रही थी। तभी धीरू ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं आपको। अगर आप ऐसे ही चली गई तो आप सारी रात रोती रहेंगी, सोएंगी नहीं। पहले आप चुप हो जाइए, फिर जाइएगा, नहीं तो मैं खुद को इसके लिए कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। दोनों एक दूसरे के गले तब तक लगे रहे जब तक कि बीना की शिश्कियाँ बंद नहीं हो गई। उसने धीरज से अलग होते हुए कहा, ये देखिए, अब मैं चुप हो गई, अब मैं नहीं रो रही हूँ, अब हम जा रहे हैं। इतना कहकर बीना ने जैसे ही डॉक्टर साहब को देखा तो उसने देखा कि डॉक्टर साहब एकटक उसे ही देख रहे हैं, तो उसने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। उसने कहा कि हमें नींद आ रही है और आप भी सो जाइए। एक बात और, आप गुस्से में कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इतना कहकर बीना अपने रूम की तरफ चली गई। डॉक्टर साहब बहुत देर तक उस तरफ देखते रहे जिधर बीना गई थी। ओफो, ये क्या होता जा रहा है मुझे? क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया उसके नज़दीक जाने से? अगर वो बुरा मान गई तो? अभी तो तूने उससे अपने दिल की बात भी नहीं कही। नो धीरू, नो, अब तुम कोई गलती नहीं करोगे, समझे? उसने खुद को समझाते हुए कहा और तकियों को गले से लगाकर बिस्तर पर लुढ़क गया। बीना ने उसे आदेश दिया था कि आप जल्दी सो जाइए। उधर बीना अपने कमरे में आकर अपनी उखड़ती हुई सांसों को मुश्किल से काबू करने में लगी हुई थी। ये हमें क्या हो गया था? हम डॉक्टर साहब के इतने नज़दीक नहीं जा सकते, उसने खुद से खुद को समझाया।
पर उनके छूने पर, उनके मेरे करीब आने पर मुझे कोई भी घबराहट क्यों नहीं हुई, जैसे रजत के छूने और उसके करीब आने से हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बाहें मेरे लिए सबसे सेफ जगह है। नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। अगर इस बारे में अंकल जी, आंटी जी, दादी जी को पता चला तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। उन्होंने हमारी कितनी मदद की, अपने घर में रखा, गलती से भी मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि हम इस घर के नहीं हैं। हमेशा मुझे कृपा के बराबर मान दिया है उन्होंने, और हम उनके लड़के के लिए इसके आगे वो सोच ही नहीं पाई। और 2 बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उसे डॉक्टर साहब की बात याद आ गई। आपकी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। और अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ था उसे सोचते हुए कब उसकी आंखों में नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन बीना जानबूझकर जल्दी ही कॉलेज निकल गई। वो धीरज के सामने नहीं आना चाहती थी। उधर धीरज जब अपने जिम से फारिग होकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठा तो उसे बीना दिखाई नहीं दी। तो उसने दादी से पूछ ही लिया, दादी, आज आपकी लाडली नहीं दिख रही है, अभी तक सो रही है क्या? माँ ने जवाब दिया, सो नहीं रही है, बल्कि वो तो सुबह ही कॉलेज निकल रही है। कह रही थी कि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए लैब तैयार करवाना है। ये सुनकर बेचारे धीरू जी चुपचाप नाश्ता करके अपने रूम में आ गए और कपिल को फोन मिलाकर उससे कुछ बात करते हैं और सी यू सून कहकर फोन काट देते हैं। आई एम कमिंग डॉक्टर कशिश, वेट फॉर मी। धीरज बड़े दिनों बाद रिलैक्स होकर कॉलेज के लिए निकले। नीली डाइनिंग टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कलर का जीन्स और आंखों पर हल्के नीले रंग के गॉगल्स चढ़ाए और बुलेट की तरफ जैसे ही अचानक आगे बढ़े कि माँ सामने आ गई और वो मिर्ची को डॉक्टर साहब के सर के चारों तरफ से घुमाकर उनकी नजर उतारने लगी। धीरज ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने को सोचा तो माँ ने इशारे से ही उसे चुप रहने को कहा और चुपचाप अपने काम में लग गई। फिर जब उन्होंने धीरज को इशारे से बोलने के लिए कहा तो धीरज ने झल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है माँ? यू नो ना, आई डोंट बिलीव इन दिस। तभी पीछे से पापा ने कहा, बेटा ये सब तेरी हिफाजत के लिए करती हैं वो, अगर ये सब करने से उनके दिल को तसल्ली मिलती है तो ये सब कर लेने दे। ओके पापा, सिर्फ माँ की खुशी के लिए, धीरज ने कहा और बुलेट पर सवार होकर चल दिए। आज बड़े दिनों बाद धीरज को इतना खुश देखा है, पापा ने राधिका जी से कहा। तभी दादी ने कहा, पिछले दिनों में कितना कुछ हो गया, उसकी शादी थी, कितने भागम भाग थे, फिर उसी बीच सोनम के साथ इतना सब हो गया तो उसका डिस्टर्ब होना तो बनता है। मैं तो यही सोचकर डर जाती हूँ कि अगर उस दिन हमारा धीरू सही समय पर नहीं पहुँचता तो वो शैतान रजत पता नहीं हमारी बच्ची के साथ क्या करता, हम उसके पापा को क्या जवाब देते। राधिका जी ने दुखी होते हुए कहा तो नंद किशोर जी ने कहा, अरे राधिका जी, आप परेशान मत होइए, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, और हमारे बच्चों ने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो उनके साथ भी भगवान कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी दादी ने भी कहा, हाँ राधिका, अब हम सबको इस बात की चर्चा बंद कर देनी चाहिए। हमारे दोनों बच्चे पुरानी कड़वी बातों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। चलो, वो दोनों तो चले गए, अब हम भी नाश्ता कर लें। और वो सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। बीना क्लास खत्म करके अनमनी सी लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई और एक साइंस जनरल के पन्नों को पलटने लगी। रह रहकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ रही थी और उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती। आखिर वो ये सब क्यों महसूस कर रही है? धीरज तो कभी मुझसे सही से बात भी नहीं करते और आजकल इतने केयरिंग और लविंग हो रहे हैं। बीना ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, झट से उसके आंखों के सामने हमारे डॉक्टर साहब का मुस्कुराता हुआ फेस आ गया और उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। ओफो, हम तो ऐसे पागल हो जाएंगे। तभी उसके साइड चेयर पर बैठते हुए नेहा मैम, जो कि हमारी बीना की इस कॉलेज में इकलौती सहेली थी, किस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है मैडम जी? खुद पर ही? हमें भी नहीं पता, बीना ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, कहीं इश्क विश्क का मामला तो नहीं है ना? क्योंकि अक्सर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को यहीं पर कंफ्यूज होते हुए देखा है। एक्चुअली नेहा ने अनुभव के हिसाब से कहा, सारी दुनिया को तो खबर होती है, बस जिसे होता है वही बेखबर होता है। बीना ने कहा, प्लीज तुम ना अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? और हमें ना प्यार हो ही नहीं सकता। क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? नेहा ने कहा, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, जज्बात नहीं है?
या फिर तुम एलियन हो? नेहा ने सवालों की बौछार कर दी। अरे हमारी नॉन स्टॉप शताब्दी एक्सप्रेस रुको तो सही। हमारे एक एक गाल पर तुम तो सवाल पे सवाल किए जा रही हो। हाँ तो इस तरह के जवाब भी कोई देता है क्या कि तुमको प्यार ही नहीं हो सकता? नेहा ने आंखें चौड़ा करते हुए कहा। हाँ नहीं हो सकता तो? क्योंकि आजकल प्यार का जो डेफिनेशन है ना, हम उसमें अनफिट हैं यार। सोनम ने मुंह बनाते हुए कहा। व्हाट? प्यार की डेफिनेशन? नेहा ने सरप्राइज होते हुए कहा। हाँ जी नेहा जी। और क्या है ये प्यार की डेफिनेशन? जरा मुझे भी तो पता चले। नेहा ने बीना को साइड हक करते हुए कहा। आजकल प्यार दिखावा हो गया है। जिसके जितने ही ज्यादा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो वो उतना ही कूल माना जाता है। जो अपने पार्टनर को महंगे गिफ्ट दे, महंगे होटल में खाना खिलाए, उसके ऊपर जितना ज्यादा खर्चा करे, और सबसे बड़ी बात कि अपने पार्टनर के साथ जितना जल्दी फिजिकल हो सके, वो उतना ही एडवांस समझा जाता है, सच्चा प्यार करने वाला माना जाता है। बीना ने कहा। और हमें ऐसा प्यार, ऐसे प्यार करने वाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, समझी आप? बीना ने नेहा से मुस्कुराते हुए कहा। और वैसे भी हम यहाँ अपने और अपने पापा का सपना पूरा करने आए हैं। ये प्यार व्यार मेरे बस का नहीं है। ओफो मैडम जी, तो नो एंट्री का बोर्ड लगाए बैठी हैं अपने दिल में। लेकिन मैडम जी, जब इश्क होना होता है तो हो ही जाता है। ये आपके नो एंट्री के बोर्ड ना इश्क की आंधी में उड़ जाने हैं, देख लेना। नेहा ने इतराते हुए कहा और हंसते हुए अपनी क्लास की तरफ चली गई। उफ, ये क्या कह दिया नेहा तुमने? बीना बुदबुदाई। हम खुद ही परेशान हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब तुम भी हमें उलझा कर चली गई। बीना का लेक्चर नहीं था और उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो उसने फ़ोन में लीड लगाकर गाने सुनना स्टार्ट किया। और पहला गाना ही ऐसा था, उफ, अब ये एफएम वाले भी हमें चैन से नहीं जीने देंगे, उसने कहा और चैनल बदल दिया। पर इस पर तो और भी माशाल्लाह क्या गाना चल रहा था। आज इन एफएम वालों को क्या हो गया है, सब एक ही जैसे गाने बजा रहे हैं, बीना ने झल्लाते हुए कहा और अपने कानों से लीड निकालकर अलग कर दी और फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। वैसे बीना को गाने पसंद थे, पर आज इन गानों की वजह से वो उलझती ही जा रही थी। उसका दिल कहता कि आजकल वो भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है, पर उसका दिमाग कहता नहीं, वो ये सब महसूस कर ही नहीं सकती, ये सब उसके डू लिस्ट में है ही नहीं। और ये सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी नेहा उधर से क्लास खत्म करके आती है और बीना को अब भी वहाँ बैठे देखती है, तो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, परेशान मत हो बीना, आज तुम जिन सवालों के हल ढूंढ रही है, आने वाला कल उन सब के जवाब तुम्हें खुद ही दे देगा। बाकी आज के लिए तो तू अभी घर चली जा और आराम कर, कल से होम प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं, तो तेरा यहाँ होना जरूरी होगा, समझी? और बीना नेहा के साथ ही घर के लिए रवाना हो जाती है। इधर KGMU की पार्किंग एरिया में जैसे ही धीरू जी अपना बुलेट पार्क करने के लिए आते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्च्यूनर और ऑडी वालों की हवा टाइट हो जाती है। सबकी नज़र डॉक्टर साहब पर ही टिकी होती है, पर डॉक्टर साहब अपनी धुन बुलेट पार्क करके चाबी को हाथों में गोल गोल लहराते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए अपने धुन में अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में जाकर एक दो केस डॉक्टर सैनी के साथ असिस्ट किए और फिर पूरे वार्ड का एक राउंड लगाया और फिर अपने पीछे चल रहे 2-3 जूनियर डॉक्टर को कुछ जरूरी बातें समझाकर अपने रूम की तरफ चले गए। डॉक्टर साहब अपनी दुश्मनी और अपनी ड्यूटी दोनों पूरी शिद्दत के साथ निभाते थे। हल्के में ना लेना धीरज जी को। रूम में भी अपने पेशेंट के कुछ जरूरी फाइल देख रहे थे, तभी उनके रूम के गेट पर नॉक हुआ। प्लीज कम इन। अंदर आने वाले डॉक्टर धीरज के सामने वाली चेयर पर बैठ गए और डॉक्टर साहब के खाली होने का इंतजार करने लगे। डॉक्टर साहब ने फाइल पर ही नजरें गड़ाए हुए पूछा, सब तैयार कर लिया?